जैसे कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, सेम तरीके से जो क्लाउड है वो यहाँ पे वर्क करता है। क्लाउड के बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्लाउड के हमेशा ऊपर या नीचे आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ से हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। प्राइस जो नीचे आ रहा था और यहाँ पे प्राइस आया, देन प्राइस ऊपर गया और हमारे को पता पड़ गया कि ये जो क्लाउड है ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस है। तो हमें पता है कि यहाँ से सेलिंग हमको करना है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ेगा तो हम यहाँ से सेल करेंगे। प्राइस ऊपर गया, नहीं तोड़ा, आप यहाँ से सेल करो, आपका प्रॉफिट। देन ऊपर गया, फिर से नहीं तोड़ा, फिर से आप सेल करो, प्रॉफिट। फिर ये ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस में इसने तोड़ के प्राइस अंदर चला गया। अब अंदर जाने से ये मतलब नहीं है कि आप ये समझ लो कि प्राइस अब ऊपर ही जाएगा, प्राइस फेल हो सकता है। तो आपको हमेशा रेडी रहना है। तो इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ दिया, मतलब कि आप बाय कर सकते हो। बाय करने अपने अपना प्रॉफिट को आप बुक कर लो। और अगर ये वापस नीचे आके ये अभी ये क्या है ना, जो ये रेजिस्टेंस बना था ये अब यहाँ पे सपोर्ट बन गया है। जैसे ही सपोर्ट टूटा आप शॉर्ट सेलिंग कर दो और उसके बाद प्राइस नीचे, देन आप फिर से करोगे तो ये फिर से रेजिस्टेंस बना, फिर प्राइस ऊपर गया। तो बस क्लाउड का दोस्तों यहाँ पे यही काम है कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करता है। और क्लाउड के अगर बीच में प्राइस चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% ऊपर ही जाएगा, वो वहाँ से फेल हो सकता है। यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो इस चीज़ के। ये प्राइस था, देन नीचे ब्रेक डाउन करा, देन ऊपर गया। तो ये दोस्तों क्लाउड का सिर्फ इतना सा काम है। और जो कन्वर्जन और जो बेस लाइन है वो आपको क्रॉस ओवर में यहाँ पे हेल्प करती है। और ये इंडिकेटर बनने में वैसे दोस्तों 30 साल का समय लगा था जिस भी पर्सन ने इसको बनाया है। तो वैसे तो एक्यूरेटली वर्क करता है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं, बट मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ इसका क्लाउड यूज़ करता हूँ ताकि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकूँ। और अगर इसका क्रॉस ओवर हो गया है बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन का, तो ये मुझे एक अच्छा सिग्नल दे देता है। और थोड़ा सा हॉच पॉच हो जाता है तो यूज़ करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली मैं इंडिकेटर्स आजकल थोड़ा कम यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड्स में। ज़्यादातर मैं पैटर्न्स के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और उसके साथ अपना ट्रेंड लाइन और ये सब। उसके साथ अगर आप बात करो तो मैं RSI को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। देन इसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है EMA को वैसे हम लोग अच्छे से समझेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बताने की हैं। लेकिन अगर मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो जो मूविंग एवरेजेस होते हैं वो प्राइस को लेते हैं। जैसे कि मैकडी के अंदर हम लोग ने देखा था, तो मैकडी हमारा कहाँ गया, हम लोग एक बार मैकडी को लगा लेते हैं। मैकडी में क्या होता है ना, ये जो ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है येलो या ग्रीन कलर की, जो भी आपको दिख रही है, चलिए इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये वाली लाइन हमारी वाइट कर देते हैं, नहीं इसको हम लोग डार्क ब्लू करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग रेड स्टोन में रख लेते हैं, लाइट रेड में। और नीचे वाली लाइन को हम लोग रख लेते हैं ग्रे में, ताकि आपको क्लियर समझ आए। तो आप ये समझो कि ये जो रेड वाली जो लाइन है ना, लाइट रेड, ये आपका सिग्नल लाइन है। ये है नीचे वाली आपकी मैकडी लाइन और ये है आपका हिस्टोग्राम। तो जब भी सिग्नल लाइन मैकडी लाइन को ऊपर क्रॉस करते हैं तो हम बुलिश होते हैं, और जब भी ये नीचे क्रॉस करते हैं तो हम बेयरिश होते हैं। सेम तरीके से दोस्तों मैकडी यहाँ पे काम करता है, मूविंग एवरेज काम करता है इसके अंदर। तो मूविंग एवरेज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो करते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मतलब कि EMA को जिसे हम EMA भी कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें मैं आपको अभी एक ही EMA बताऊंगा, बाकी की EMA हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। ये जो EMA है दोस्तों ये है 20 का, आप इसको 20 कर लो या 21 कर लो, जो भी आप चाहो प्राइस एक्शन में इसको रख सकते हो। बेसिकली 21 का जो इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा होता है, तो इससे मैं आपको यहाँ पे ये समझाता हूँ। EMA का सिंपल सा काम होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनना, तो वही ये यहाँ पे करता है। जब प्राइस 21 EMA के ऊपर होता है आप वहाँ से लॉन्ग करो, और जब प्राइस 21 EMA के नीचे आएगा वहाँ पे आप उसको क्लोज करके शॉर्ट का ट्रेड ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक प्रॉफिट हुआ, देन यहाँ पे एक छोटा सा लॉस हुआ, वो जो कि आपका कवर हो जाएगा। देन यहाँ से आप अपना देख सकते हो फिर से एक और प्रॉफिट। तो ये जो EMA है 21 एक्सपोनेंशियल एवरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बड़े बड़े एनालिस्ट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जब प्राइस इसके ऊपर रहता है तो बुलिश होता है, इसके नीचे आता है तो बेयरिश होता है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता और आप इसके बेसिस पे भी ट्रेड करते हो तो आप अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। कुछ जगह पे आप ट्रैप जरूर होगे, क्योंकि ट्रैप तो देखिए होना ही है, इस गेम में आप 100% पैसा जीत जाओ ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। तो छोटे मोटे ट्रैप्स इसके अंदर आते रहेंगे, लेकिन हाँ ऑल ओवर में अगर बात करूँ तो आप एक अच्छा खासा इससे पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। अभी तो मैं आपको ये डेली में दिखा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि यार बहुत लंबे लंबे ट्रेड्स जा रहे हैं। करेंटली भी अगर आप प्राइस देखोगे तो 21 EMA के ऊपर प्राइस जाने के बाद से अभी तक प्राइस नीचे आया नहीं है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ से जरूर लग सकता है कि यार अभी मतलब बहुत लंबा ट्रेड है, तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर सकते हो, चाहे वो 1 आवर हो, चाहे 30 मिनट हो, 15 मिनट हो, आप जहाँ चाहे उसको वहाँ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप करंट ट्रेड देखो, इसने इसको ब्रेक डाउन करा, आप अगर यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे आप सेल करते हैं, 3% का प्रॉफिट निकालते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, और चाहे तो आप यहाँ कर लेते या फिर इसके वापस क्रॉस होने का आप वेट कर सकते थे। सेम तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा एक ट्रैप हुआ तो आपको यहाँ पे वो उसका ट्रैप का पूरा प्रॉफिट रिकवर हो गया। देन यहाँ से जो मार्केट बाउंस करा था वो इसने यहाँ से यहाँ तक का मार्केट बाउंस हुआ। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि 21 EMA हम लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ कि आप अगर 15 मिनट में भी ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग इंट्राडे जो भी आप कर रहे हो, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट। इसमें मैं ऐसा नहीं करा कि आपको लॉस नहीं होगा, लॉस डेफिनेटली होगा, लेकिन हाँ जो भी प्रॉफिट्स होंगे ना वो आपके लॉस से बहुत बड़े होने वाले हैं। तो आप क्लियर कट देख सकते हो इन चीज़ों को।
कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं ये इसके प्रॉफिट्स है, और इसमें लॉस कितने कम है। लॉस कुछ माइन्यूट सी जगह पर होंगे, लेकिन बाकी जगह आप प्रॉफिट ही यहाँ पे एज्यूम कर रहे हो। तो दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करते हो तो आपको जो ट्रैप्स है वो कम होंगे, जो लॉसेस है वो कम होंगे एज कम्पेयर टू शॉर्ट टाइम फ्रेम। आप चाहो तो इसको 1 मिनट में भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 1 मिनट में भी उतना ही परफेक्ट काम करता है जितना कि अभी कर रहा है। तो आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से गया, आप यहाँ तक मतलब 0.20 का आपने प्रॉफिट निकाला, फिर यहाँ से प्राइस स्पाइक अप कर गया इतना, फिर यहाँ से आपने शॉर्ट करा इतना, यहाँ से आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए इंडिकेटर्स हैं, और ये भी दोस्तों प्राइस के हिसाब से एडजस्ट करता है अपने आप को, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये है, बाकी हम लोग अभी एवरेज वाली वीडियो के अंदर पूरा समझेंगे, जिसमें 730 और 5200 कर्व स्ट्रेटेजी बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे समझने वाले हैं। अगला इंडिकेटर दोस्तों इसी के जैसा एक सेम होता है, जिसे हम कहते हैं EMA रिबन। ये आपको मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हो, मेरे चार्ट्स में आपने बहुत बार देखा होगा कि मैं इसकी बातें करता हूँ। तो EMA रिबन और EMA में कोई फर्क नहीं है, जो अभी हमने 21 EMA लगाया था सेम उसी तरीके से ये जो EMA रिबन है ये भी यहाँ पे आपका काम करता है। तो सेम उसी तरीके से दोस्तों ये भी आपका काम करेगा। अब यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे लेना है, जब जब प्राइस जो है इस रिबन के ऊपर आता है आपको यहाँ से लॉन्ग करना है, यानी कि प्राइस यहाँ आया आपने लॉन्ग करा, और प्राइस जब या तो इसको वापस टच कर ले या फिर प्राइस इसको तोड़ के नीचे की तरफ आ जाए तो आप अपना शॉर्ट यहाँ पे चालू कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे 11% प्रॉफिट कमा लिया इस तरीके से। देन आप शॉर्ट करोगे तो शॉर्ट के बाद आपका फिर से दोबारा यहाँ पे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको ये EMA रिबन पसंद नहीं आ रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो आप क्या करो, ये EMA रिबन के जितने भी रिबन्स है ना इनको आप बंद कर दो। EMA रिबन क्यों यूज़ होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी देखो जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में बताया कि सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए प्राइस अभी भी ऊपर है, अगर इसको तोड़ देगा तो नीचे आ जाएगा। डेली की मैं अगर बात करूँ तो डेली में भी ये नीचे अभी तक सपोर्ट बना हुआ है प्राइस के ऊपर, जो कि इसके लिए बहुत अच्छी बात है। जब ये प्राइस नीचे था और ये EMA रिबन ऊपर था तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसको ये ऊपर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन जैसे उसको ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया वैसे उसके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लग गया। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार ये EMA रिबन से मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, सारे MA जो हैं ये यहाँ से आप बंद कर दो और सिर्फ 9 वाला यहाँ पे चालू रखना। बाकी सारे 9 वाला मतलब ये लाइन है, और एक्चुअली जो लाइन है ये 89 मूविंग एवरेज की लाइन है। तो जैसे अभी हम 21 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, सेम इसके ऊपर भी हम ट्रेड करेंगे। इसके नीचे जाने पे प्राइस को शॉर्ट करेंगे, ऊपर जाने पे हम यहाँ पे प्राइस को लॉन्ग करेंगे। सेम 1 आवर की अगर मैं बात करूँ तो भी ये चीज़ उतनी ही वैलिड है, जितना कि आप इसको देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई आप लॉन्ग कर सकते हो, प्राइस इसके नीचे आया आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पीछे भी दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली इस चीज़ों को, और चाहो तो आप 1 मिनट में ट्रेड कर लो इस चीज़ के हिसाब से, तो भी ये चीज़ें आपकी वैसे की वैसे रहने वाली हैं। इंडिकेटर के अंदर दोस्तों ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है बताने के लिए, इंडिकेटर बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा, लेकिन हाँ कुछ उसमें सेटिंग को ट्विक करना रहता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। इसके बाद आप मेरे फेवरेट इंडिकेटर में देखोगे तो मेरे पास तो ढेर सारे इंडिकेटर हैं, जिसमें से मैं बेसिकली RSI स्टॉक RSI को यूज़ करता हूँ। इसके बाद दोस्तों एक अच्छा इंडिकेटर है जिसका नाम है मार्केट गॉड बाय किंग थिप्स। अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ये आपको यहाँ पे बाय और सेल के सिग्नल्स यहाँ पे देता है, यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली। इसकी सेटिंग को चेंज मत करना, जो सेटिंग है वो आप रहने दो। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको बाय सेल सिग्नल देता है, ट्रैप ये भी करता है। तो यहाँ पे आपके पास एक सहूलियत हो जाएगी कि आपको बाय और सेल के सिग्नल यहाँ पे मिलने लग जाएंगे इस इंडिकेटर के थ्रू, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। चाहे आप इसको 4 आवर में करो, चाहे आप इसको 1 मिनट में ही क्यों ना यूज़ करो, ये आपको यहाँ पे सिग्नल्स देगा। तो आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, पर मुझे इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं अपना EMA वाली स्ट्रेटेजी को ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो इंडिकेटर में तो दोस्तों सेक्शन में यही सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। और बहुत सारे लोग बॉलिंजर बैंड को यूज़ करते हैं, BB उसका शॉर्टकट है, तो बॉलिंजर बैंड भी एक अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन ये हमें आइडेंटिफाई करने में इतनी हेल्प नहीं करता, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बट इसका सिंपल सा मतलब है कि नीचे आएगा तो यहाँ से बाय कर लो, ऊपर जाएगा तो सेल कर दो। पर कितना ऊपर जाएगा कहाँ जाएगा हमें क्या पता। इसको आप तब यूज़ कर सकते हो जब प्राइस बहुत ज़्यादा स्क्वीज करने के टाइम पे हो, क्योंकि जब जब प्राइस स्क्वीज करता है ब्लास्ट करता है, जैसे कि आप देख सकते हो प्राइस जब जब आपको स्क्वीज करता हुआ कहीं पे भी मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको प्राइस पूरा स्क्वीज हो गया है, मतलब कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाला। तो ये रिबन हमको एक तरीके से ये चीज़ अच्छे से बता देता है कि यस हमको किस तरफ जाना है। और इसके साथ एक प्रॉफिटेबल चीज़ ये है कि ये आपको एक बाउंड्री के अंदर रखता है, तो इससे आप डिसीजन ले सकते हो कि जैसे इसने यहाँ से क्रॉस करा तो अपना ट्रेंड चेंज कर दो। इसके बीच में एक लाइन है, वो भी आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि आप कौन से ट्रेंड में अभी खड़े हो, क्योंकि बार बार रिजेक्शन होना भी इसका मतलब है कि अभी हम लोग ट्रेंड को यहाँ पे तोड़ नहीं पा रहे हैं। देन और इंडिकेटर की बात करते हैं जो कि मेरी लिस्ट के अंदर है। तो बेसिकली तो मैंने सारे ही कवर कर लिए हैं। इसके बाद मैं 3 मूविंग एवरेजेस भी यूज़ करता हूँ। ये इंडिकेटर भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली 1 आवर्स 4 आवर इसमें। और इसमें सिंपल सा जैसे कि हम ये 21 के ऊपर प्राइस जाता है तो ये हमको पहले से बता देता है यहाँ पर कि ये इसने इसको क्रॉस करा आप बाय कर लो, और इसका जैसे वापस क्रॉस आएगा आप सेल करके अपना प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लेना। सेम तरीके से थोड़ा चार्ट लोड करेगा तो आप देख सकते हो।
तो बस ये दोस्तों जो मूविंग एवरेजेस है ना, इनका तो क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी होती है, सिर्फ क्रॉसओवर पे बाय सेल इसमें होता है, इससे ज़्यादा इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ नहीं है। तो जो इंडिकेटर्स हैं वो ऐसे ही वर्क करते हैं, और सारे इंडिकेटर में से RSI जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, RSI स्टॉक RSI, वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी सेटिंग्स मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अब हम आगे देखेंगे, 50, 200, 730 और ये सारी चीज़ें। बाकी हमारे पास एक 5 EM है जिसमें हम 730 पढ़ेंगे, बट इसके हिसाब से भी मैं आपको एक ट्रेड दिखा देता हूँ। इसमें मैं सारे ऑन करता हूँ, तो इसके अंदर मेरे पास 7 है, 30 है, 55 है और 100 है। तो ये कलरफुल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसका भी दोस्तों सिंपल सा है कि जैसे ये 200 के ऊपर प्राइस जाता है, वैसे ही हम लोग इसको बाय करते हैं 200 के ऊपर, ये सब गए, और जैसे ही ये क्रॉस होने लगता है हम यहाँ पे सेल कर देते हैं। वैसे ये नीचे की तरफ आए तो सेल करेंगे, जैसे ये क्रॉस होने लगेंगे हम अपने वापस से बाय कर लेंगे। तो ये दोस्तों सिंपल सी स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर यूज़ करने की। हालांकि इसके अंदर से मैं सिर्फ 730 और ये यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ 200 EMA को यूज़ करते हैं, क्योंकि 200 एक तरीके से आप देख सकते हो कि अगर मैं वीकली पे चलता हूँ, वीकली में तो अभी फिलहाल में नहीं दिख रहा, हम डेली में चलते हैं। तो डेली में आप देख सकते हो कि अभी भी जो प्राइस था जब इसके नीचे था तो हमें शॉर्ट करना था, अब प्राइस ऊपर आ गया तो हम ऐसे लॉन्ग का ट्रेड में खड़े हो सकते हैं। वैसे अगर हम 4 आवर में जाएं तो 200 एक्चुअली में आपका ट्रेंड रिवर्सल एक EMA है, आप उसको ये कह सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट EMA, जैसे इसको ब्रेक डाउन करा आप देख सकते हो कि किस तरह से प्राइस रैली पे रैली दे रहा है, और अगर इसको नीचे ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ रैली देता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप यूज़ करते जाओगे सारी चीज़ों को तो पता पड़ जाएगा। और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग ऐसे ही होती है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आपको RSI वाली टेक्निक यूज़ करते हो जो कि मैंने आपको समझाई है बताई है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली दोस्तों इस वाले टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 7 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एवरेजिंग ट्रेडिंग, यानी कि हम कह सकते हैं कि मूविंग एवरेजेस की ट्रेडिंग। और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग देखेंगे कर्व स्ट्रेटेजी को, कि कर्व स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, और आखिरकार कर्व स्ट्रेटेजी हम लोगों को किस किस पॉइंट पर हेल्प करती है। तो बेसिकली आज जो इसके अंदर हम लोग टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं वो करने वाले हैं 730 EMA एंड MA प्लस 50 एंड 200 MA। ये दो दोस्तों मेजरली मूविंग एवरेजेस से जो वर्कआउट करते हैं, और इसे प्रीवियस वीडियो में यानी कि जो हमारी इंडिकेटर बेस थी उसके अंदर भी मैंने आपको 21 और 200 के बारे में बताया था। तो अगर आप वो चीज़ थोड़ा सा भूल गए होंगे तो हम इसमें फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए हम अपने चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो हम दोस्तों BTC के चार्ट्स पे आ गए हैं। पहले तो मैं आपको BTC की थोड़ी सी यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग इस वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हो तो आपके सामने कुछ चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इस कह सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे, ये वाला असेंडिंग ट्रायंगल। तो आज दोस्तों ये असेंडिंग ट्रायंगल ने यहाँ पे प्राइस को कंस्ट्रक्ट करने के बाद एक अच्छा सा मूवमेंट अप तरफ दिया और यहाँ पर फिर से ट्रैप करा। ये जो ट्रैप्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे, ये वाला जो एक ट्रैप था एंड ये वाला जो एक ट्रैप है, इसको कहते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस हंट। इसका मतलब होता है कि जिसने भी अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस वाली कैंडल से लगा होगा कि मार्केट शॉर्ट हो रहा है एंड देन मार्केट ने कुछ ही के बाद अप पर चला गया, तो जिसने भी यहाँ से शॉर्ट करा होगा उसका स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ पे होगा, या इस पॉइंट के ऊपर होगा, या इस वाली रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, और उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हो गया। प्लस यहाँ पर क्या होता है, जिन लोगों के यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड होंगे उनके लॉन्ग के ट्रेड भी यहाँ से लेके प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो ये इसलिए दोस्तों इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट भी कहते हैं। तो बेसिकली अभी इस वाले सिनेरियो में क्या करना है हम लोगों को, ये वाला पैटर्न है, जैसे कि हमने बात करी थी कि अगर हम असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर इस जोन से एंट्री ले लें, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, तो हम लोग अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से प्रॉफिट जा रहा है, और जब ये इसका हाई तोड़ेगा जो कि 5472 है, तो हम लोग यहाँ से और ज़्यादा लॉन्ग करेंगे। अगर इस प्राइस को नीचे की तरफ आना है तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे लोअर हाई नहीं बनाना पड़ेगा, इसको एटलीस्ट ये वाला जो स्पिनिंग टॉप है जो कि 4944 है, इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके प्राइस नीचे की तरफ आ पाएगा। तो ये हमारा पैटर्न बेस्ड जो ट्रेडिंग है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे इंडिकेटर्स के ऊपर। पहले चार्ट्स को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, और आज इसके साथ दोस्तों हमें एक और चार्ट की हेल्प पड़ेगी जिसका नाम है बिटकॉइन विजडम, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बिटकॉइन विजडम .io लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, .com आजकल बंद हो गया है, .io ही चल रहा है। तो .io पे आप जाइए यहाँ से बिटमैक्स चार्ट के ऊपर, और यहाँ से आप खोल लीजिए XBT USD यानी कि बिटकॉइन का चार्ट। तो हम इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हो असेंडिंग ट्रायंगल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। फिलहाल में हम यहाँ पे आते हैं, इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करोगे मूविंग एवरेज, तो आप मूविंग लिखोगे तो आपके सामने आ जाएगा। बेसिकली दो तरीके की मूविंग एवरेजेस होती हैं, एक होता है एक मूविंग एवरेज और एक होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल।
तो दोनों का काम दोस्तों सेम तरीके से होता है, लेकिन सिर्फ स्पीड का थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे अगर मैं मूविंग एवरेज लेता हूँ या आप मूविंग एक्सपोनेंशियल लेते हो, तो इसके बीच में क्या यहाँ पे चीज़ चलती है, ये हमें एक एवरेज प्राइस बताती है। पहले तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ और कलर्स का थोड़ा वाइब्रेंट रखते हैं। जैसे कि अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ, ये वाली कैंडल, पहले इसकी सेटिंग में दिखाता हूँ। इसकी सेटिंग में हमेशा आपको इनपुट के अंदर यहाँ पर क्लोज रखना है। क्लोज ऑलरेडी रहेगा, उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसमें कोई भी चेंजेस मत करिएगा। तो क्लोज का यहाँ पे क्या मतलब था कि आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस है इसके हिसाब से इसकी, यानी कि इसका जो भी प्राइस एंड होता है, जैसे कि अगर मैं इससे प्रीवियस कैंडल की बात करूँ तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 5281 पे। तो ये क्या करेगा, अभी की जो भी आपकी वैल्यू यहाँ पे डली होगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू डली है 9, यानी कि प्रीवियस 9 कैंडल्स, यानी कि 1 2 इस कैंडल से प्रीवियस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी की क्लोजिंग प्राइस को लेकर एक प्राइस वो शो करेगा इस पॉइंट पे। यानी कि इन 9 कैंडल्स का अगर आप क्लोजिंग प्राइस लो और उन क्लोजिंग प्राइस को आप डिवाइड कर दो 2 से, या फिर आप उनका एक सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश करो, तो आपको वो इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इसलिए जो हमारा मूविंग एवरेज है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर 20 कर दूंगा, तो अभी क्या होगा, अब प्रीवियस 20 कैंडल का वो प्राइस ले रहा है, यानी कि इस कैंडल के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कैंडल का वो एक एवरेज निकाल रहा है क्लोजिंग का, और उसको यहाँ पर हमें शो कर रहा है। तो ये जो आप इनपुट डालते हो ना, इनपुट एक्चुअली में कैंडल्स होते हैं कि कितने कैंडल्स आपको यहाँ पे लेना है, और आप इनको चाहो तो टाइम भी डिसाइड कर सकते हो, यानी कि आप कैंडल के हिसाब से टाइम बता सकते हो, 4 आवर का है तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब जैसे ये वाली कैंडल है, इसका जो ये यहाँ पे क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसके प्रीवियसली 21 कैंडल, यानी कि यहाँ से जो भी 21 कैंडल है उनका जो क्लोजिंग प्राइस है, जो उसका एवरेज है, वो यहाँ पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है। मूविंग एवरेज को यूज़ क्यों करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा। अभी तो हमने ये समझ लिया कि मूविंग एवरेज बनता कैसे है। मूविंग एवरेज को दोस्तों इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाए कि ट्रेंड आखिरकार किस डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी 21 EMA की, तो आज हम पहले 21 EMA से शुरू करते हैं। तो 21 EMA होता क्या है, ये बेसिकली एक आप कह सकते हो एक ऐसा लेवल है जहाँ से कि जो प्राइस है वो ऊपर या नीचे हमें यहाँ पे शो करवाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमें एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मैं थोड़ा सा प्रीवियस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इस पॉइंट से मैं आपको समझाता हूँ। तो आप देखोगे ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअल में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है। तो यहाँ से आप देखो, जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग इसके ऊपर दिया, वैसे ही यहाँ से मार्केट बुलिश हुआ, देन मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट इसको वापस से टेस्ट करने के लिए आया, क्योंकि मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर प्राइस को यहाँ से बाउंस करना है तो ये जो है ये इसको बाउंस करवा सकता है। तो मूविंग एवरेज में कैपेसिटी होती है कि वो इसको बाउंस करवा सकता है। तो यहाँ पर प्राइस आया, लेकिन प्राइस थोड़ा स्टडी होकर आ रहा था, तो प्राइस थोड़ा सा नीचे चला गया, और जब प्राइस नीचे गया तो आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर गया और फिर से इसको सपोर्ट लिया, उसके बाद से प्राइस में एक और बाउंस देखने को मिला। ये यहाँ पे बाउंस क्यों आया, इसका सिंपल सा कारण था, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अगर आप इसके बेसिस पे भी यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो तो भी आप देख लो कि आप कितना यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी जरूर हो जाता है कभी कभी, जैसे ये वाला एक पार्ट है, लेकिन हाँ बहुत हद तक ये आपको सेफ जोन की तरफ रखेगा। तो अगर आप कैश मार्केट में डील करते हो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी आप इससे बना सकते हो, और 4 आवर के हिसाब से आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड भी कर पाओगे। देन आप फिर से यहाँ पे देखो, प्राइस ने बाउंस करके ऊपर गया, देन प्राइस वापस आया और प्राइस को फिर से बाउंस कर दिया। इसके साथ यहाँ पे हमको पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी एक असेंडिंग ट्रायंगल था, और यहाँ पे भी हमारे पास एक फॉलिंग वेस्ट था। तो ये पैटर्न्स तो रहते ही रहते हैं, साथ में मूविंग एवरेज भी यहाँ पे एक अच्छा सा काम करता है। देन ऊपर प्राइस गया और प्राइस एकदम सडनली डीप कर गया। तो सडनली डीप करने के बाद भी प्राइस यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस बना, प्राइस और नीचे आया, मतलब कि अगर प्राइस नीचे है तो ये प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर रहा है। देन प्राइस अगर ऊपर निकल के क्लोजिंग देता है तो ये फिर प्राइस को सपोर्ट का काम करता है। बस ये सिंपल सा दोस्तों मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। आप अगर सेम तरीके से यहाँ पे देखोगे, प्राइस ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से फिर बाउंस हुआ, यहाँ से फिर बाउंस हुआ, यहाँ से फिर बाउंस हुआ, और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको देख के भी अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, अब उनको ये पता करना है कि प्राइस कितना नीचे आएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है मूविंग एवरेज, यानी कि जो प्राइस है वो एटलीस्ट मूविंग एवरेज को टच करने तो आएगा। अब उसके बाद अगर तोड़ के नीचे चले जाए तो वेल एंड गुड, आपका जो शॉर्ट का ट्रेड है वो और बढ़ गया। तो बहुत सारे लोगों ने एज्यूम करा कि इतना बड़ा एक पंप आया, इसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है, एंड यहाँ पर हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इस कैंडल के अंदर। तो यहाँ से लोगों ने अगर शॉर्ट का ट्रेड भी ओपन करा तो वो क्या करेंगे, सबसे पहला अपना टारगेट हमेशा
मूविंग एवरेज के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि आपको आगे की मूविंग एवरेज दिखती नहीं है, लेकिन आप उसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो कि हाँ प्राइस अगर ऊपर जाता है तो मैं कुछ इस लेवल के आसपास देख सकता हूँ। और उसके बाद आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो होते ही हैं, जिसको कि आप देखोगे तो उसके हिसाब से आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद फिर प्राइस नीचे आया, देन प्राइस होल्ड कर रहा है, मतलब प्राइस ऊपर जाना चाहता है, जैसे कि हमारी पहले बात हुई थी कि यहाँ से प्राइस यू शेप बना सकता है, जो कि उसने बनाया और इसको तोड़ के यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो यानी कि पहला अगर आपने यहाँ से भी लॉन्ग करा है तो आपका पहला टारगेट तो मूविंग एवरेज का इसके